हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नई यूट्यूब वीडियो पर। तो आज हम आपके सामने एक और लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रिलेटिविटी के फर्दर टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो पहले हम जो इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। अब आज की क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वी हैव इनर्शियल फ्रेम। सो if we talk about what is inertial frame, then we always think about the frame which is moving with constant speed। देखिए, हमने ना ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एरिस्टोटल के क्या थॉट थे जब उन्होंने फोर्स के बारे में बताया। फिर से अगर हम पुराने सदी में चले जाएं और एरिस्टोटल से पूछें कि आप मोशन की नेचुरल स्टेट कौन सी बताएंगे, तो वो कहते थे कि अपने आसपास देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो, कैसे दिखती हैं। तो आंसर है कि वो हमेशा फ्री छोड़ दो तो रेस्ट पे दिखती हैं। करेक्ट। तो एरिस्टोटल के लिए जो पुरानी चीजें थी, मतलब पुराने टाइम पर, उनके लिए जो नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन होती है वो क्या थी? रेस्ट। फिर ना जब स्टडी आगे चलती गई तो गैलीलियो ने अपने थॉट दिए और कहा कि स्टेट ऑफ मोशन यानी कि नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट कैसे हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसीलिए रेस्ट एक नेचुरल स्टेट कभी भी नहीं हो सकती है। करेक्ट ना? तो यहां से एक गैलीलियो ने थॉट दिया कि रेस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन नहीं होती, क्योंकि रेस्ट पे लाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वो फेमस फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें वो अपना आप रुक जाता है। अच्छा, लेकिन जब स्टडी आगे चलती गई ना तो गैलीलियो ने हमें रिलेटिविटी समझने के लिए बहुत अच्छे से अपने लॉज दिए। उन्होंने फिजिक्स को समझाया कि रिलेटिविटी का मीनिंग क्या है। अच्छा, इन सब को जानेंगे, बट जो हमारे पास टर्म्स है समझने के लिए उसको देखिए। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये कौन से फ्रेम है? तो हम जो फेमस बात इनके साथ जोड़ते हैं वो ये कि इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जहां पर एक इंसान किसी कार के अंदर या किसी बस के अंदर हो और वो बस कांस्टेंट स्पीड से आगे चलती जाए। अब कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब? ऐसी स्पीड जो ना बदले। अच्छा, एक बार लिखते हैं छोटा सा, इनर्शियल फ्रेम क्या है? तो आंसर है द फ्रेम विच मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अब मैंने ना यहां पर जो वर्ड लगाया विच मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कहने के लिए तो ये डेफिनेशन प्रॉपर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पता है कि जो भी इंसान कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसको पता ही नहीं कि वो चल रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारी अर्थ कंटिन्यू सन के चारों तरफ चलती है। क्या हमें पता लगता है? नहीं। तो हम नहीं कह सकते कि हम चल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए गैलीलियो ने क्या समझाया? सपोज करें कि अगर हम एक पानी को देखते हैं, ओशन को, वहां पर एक बोट, अगर हम उसमें सवारी करें तो चलिए, हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर हम एक ओशन के बारे में सोचें और उस पर हम बोट में बैठ के सवारी करें, है ना, तो अगर बोट में कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि हम मोशन कर रहे हैं जब तक हम बोट से बाहर ना देखें। और अगर बाहर देखें तो क्या होगा? बाहर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पानी पीछे जा रहा है, लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि हम नहीं चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहां से बैठे बैठे किसी चांद पे बैठने वाले इंसान को बोले क्या हम चल रहे हैं, तो चांद वाला कहेगा जी हां आप चलते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं मान सकते ये बात। खैर, अच्छा, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा फ्रेम? तो आंसर है जो फ्रेम एक्सेलरेट करता हो, यानी कि जिसकी स्पीड बदलती हो। स्पीड ना पूरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पीड में केवल हम क्या बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, रफ्तार की बात करते हैं। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में याद रहे, एक्सेलरेट मतलब जहां पर वेलोसिटी में चेंज हो, और यही बात न्यूटन ने बताई थी। किसमें चेंज? वेलोसिटी में। सो चेंज इन वेलोसिटी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, तो वो फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ना इन बातों को फ्रेम करते हैं हम, सजाते हैं एक और डायलॉग से। अब ध्यान से समझिएगा ना, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, सपोज कि एक आपका फ्रेंड दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ता है। उसने क्या किया? उसने ना गिलास निकाला, पानी पीने की कोशिश करता है ऐसे ऊपर से, ठीक। तो आप दोनों एक साथ पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही पानी पीते हैं पानी आपके सीधा मुंह के अंदर आता है।
क्या होगा अगर आप दोनों यही एक्सपेरिमेंट एक कार में बैठ के करें और सेम सिचुएशन हो, जैसे आपका घर अभी है ना, आपको पता ही नहीं कि चल रहे हो, सेम सिचुएशन कार के साथ, लेकिन अगर कार अचानक से मुड़ जाती है तो क्या होगा? तो पानी जो है हमारे मुंह में ना आने की बजाय सीट पे गिरेगा साइड में। तो यहां पर क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज, लेकिन स्पीड अगर ना बदले तो वेलोसिटी में क्या बदला? तो आंसर है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन तो बदली ना। तो ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही आता है। और ये सबसे जरूरी बात है, अभी ना मैं एक बात बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। तो फिर से वेलोसिटी में चेंज की बात करें तो डायरेक्शन में भी चेंज या फिर स्पीड में भी चेंज आ जाए। जैसे मैंने किसी को धक्का दिया, कोई ऑब्जेक्ट रुका, मैंने धक्का दे दिया, स्पीड में चेंज, या फिर दोनों में आ जाए। जब कार टर्न ले रही हो, स्पीड भी धीरे करी और डायरेक्शन भी बदल गई, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा। अब ना यहां से हम एक बात कहते हैं, वो ये कि न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड इन इनर्शियल फ्रेम, है ना, इन इनर्शियल फ्रेम। ये हम बात बहुत अच्छे से कहते हैं कि न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में अच्छे से समझ में आते हैं। क्यों आते हैं? तो आंसर है कि न्यूटन अपने लॉज में किसकी बात करते हैं? रियल फोर्सेस। जैसे हम 9th में पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये रियल फोर्सेस हैं। अब ना रियल फोर्सेस और स्यूडो फोर्स का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे तो समझ में आएगा कि न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में कैसे अच्छे से होल्ड करते हैं। अच्छा, अब ना हम ये बात मानते हैं बात, ठीक है। कौन सी? हमने एक फ्रेम सेट किया, चलो अर्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक। अब अर्थ में हम जानते हैं, जियोग्राफी में ये पढ़ा है कि एक कॉरियोलिस इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से साइक्लोन आते हैं। अब ये कॉरियोलिस इफेक्ट कैसे काम करता है? तो देखिए, मानते हैं कि चलो ये लाइन इक्वेटर, ठीक, और ये पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक। अब हमने ये सोचा कि जो इंसान नॉर्थ पोल पे खड़ा है वो इंसान एक अपने फ्रेंड को, मानो कि ये ए है और इसका एक फ्रेंड बी पे खड़ा है, ठीक, और एक फ्रेंड सी पे खड़ा है। अब इसने ए वाले ने बोला कि मैं ना, जैसे कि अभी हम सब हैं, अगर आपके साथ में कोई फ्रेंड बैठा हो तो वो क्या चल रहा है आपके साथ? नहीं ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं चलते, एकदम सीधा सीधा खड़े हैं। तो ए बोलता है कि मैं तुम्हारे पास एक बॉल को फेंकूंगा, तुम उसको पकड़ना, ठीक। तो बी खुश हो जाता है। तो जैसे ही ये बॉल को थ्रो करता है, हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करती है, करेक्ट ना। तो क्या होगा ऐसे में, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे चलेगी तो चलने की रफ्तार ज्यादा कहां होती है? इक्वेटर पे, और सबसे कम पोल पे होती है। अब इससे क्या हुआ, जब ये बॉल को फेंकेगा तो बॉल सीधा आएगी, लेकिन जब बॉल यहां से यहां पर आएगी, बॉल कुछ टाइम लगाएगी, उतने टाइम में अर्थ की स्पिन की वजह से ये बी इधर आ जाएगा, ठीक, बी आ जाएगा इधर और सी आ जाएगा इधर। तो क्या दिखेगा कि जो बॉल है वो बी के हाथ में नहीं, सी के हाथ में आई है। और ये सरप्राइजिंग इफेक्ट होगा, पता ही नहीं चलेगा। बी को तो बोलेगा कि मैं तो सीधा खड़ा हूं, ए बोलेगा कि मैंने सीधा सीधा बॉल फेंकी थी, तुमने पकड़ी क्यों नहीं? तो बी बोलेगा सीधा कहां, वो तो सी के पास गई है, और किसी को नहीं पता वो चलते हैं। ए दावा करता है कि मैंने सीधा फेंका है, तुमने नहीं पकड़ा। रियल में क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। रियल में हुआ ये कि जब ए ने बॉल फेंकी ना, ये बी और ये सी, हमें तो पता है कि जब ए फेंकता है बॉल को तो वो सीधा फेंकता है, लेकिन सीधी जो बॉल ऐसे करके आती है वो सी के हाथ में आती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ क्या करती है? स्पिन, है ना। तो स्पिन करती है, इसीलिए सी आगे आ जाता है और बी भी आगे आता है, और बॉल सीधी ही आती है, बॉल को कोई नहीं मुड़ता। लेकिन देखने में क्या लगता है कि बॉल ऐसे मुड़ के आई हो। क्यों ऐसा लगता है? बहुत आसान है, क्योंकि हम चल रहे हैं ये नहीं पता, करेक्ट ना। हम जिस पोल पे खड़े हैं, हम बॉल को फेंकते तो सीधा है, लेकिन बॉल आती कैसे है? बॉल ऐसे आती है, और ये दिखता है हमें कि बॉल ऐसे क्यों आ रही है भाई,
किसने मोड़ा इसकी डायरेक्शन को? हमने तो सीधा फेंका था बॉल को, सीधा फेंका, लेकिन तिरछी क्यों दिखाई दे रही है? वो सी के हाथ में क्यों आई? क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है, इसीलिए। तो यहां पर हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा, क्या पढ़ा है? तो फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। किसी भी चेंज के लिए स्पीड बदलो चाहे डायरेक्शन बदलो, वी नीड फोर्स। यहां पर ये डायरेक्शन क्यों बदली? तो ए कहता है किसी ने फोर्स लगाई है, लेकिन ये फोर्स रियल में लगाई नहीं गई, फोर्स है ही नहीं, ये तो सीधी आई है बॉल, बस अर्थ के स्पिन की वजह से ये सी के हाथ में आई है। और देखने में क्या लगता है कि बॉल ऐसे मुड़ के आई है, तो लगता है फोर्स लगाई है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। करेक्ट ना? तो हम इस बात को झुठला भी नहीं सकते कि ये फोर्स नहीं है। भाई डायरेक्शन मुड़ी है तो फोर्स है ना? लेकिन फोर्स के साथ एक कहानी है, रियल फोर्स। और रियल फोर्स के साथ कहा जाता है कि रियल फोर्स इज अकर इन पेयर, ये हमेशा जोड़े में आती है। और यहां पर ये फोर्स को जोड़े में नहीं आई, ये आई बॉल ऐसे मुड़ गई। जैसे अगर हम बोर्ड को ऐसे प्रेस करते हैं तो हमारी उंगली को भी एक धक्का मिलता है, जिसे हम फील कर सकते हैं ऐसे दबाने पे, तो रियल फोर्स है। और यहां पर सीडो फोर्स अकेले आई, इसका कोई साथी नहीं है, तो ये सीडो फोर्स है जो कि कोरियोलिस फोर्स है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है ना, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। बॉडी की डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए, अगर डायरेक्शन बदल गई तो वो कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना? तो इसीलिए हम ये बात अच्छे से समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम में ही क्यों न्यूटन्स के लॉ होल्ड करते हैं, क्योंकि न्यूटन्स टॉक्स अबाउट रियल फोर्सेस, सीडो फोर्स के बारे में वो बात नहीं करते हैं। करेक्ट? अच्छा, अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। मानते हैं कि चलिए कोई इंसान प्लेटफॉर्म पे ना एक बॉल को ऐसे जंप करता है, ऐसे बंप मारता है ना, ऐसे मारता है, बॉल उसके हाथ में आती है। दूसरा इंसान एक ट्रेन में जा रहा है, वो ट्रेन की स्पीड नहीं बदलती है, डायरेक्शन भी नहीं बदलती है, तो हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ना स्पीड बदलती है ना डायरेक्शन। तो वो भी सेम एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसे बॉल को लेता है, मारता है, बॉल हाथ में आती है। तो जमीन पर खड़ा हुआ इंसान जो प्लेटफॉर्म पर, वो भी सेम एक्सपेरिमेंट करता है, ट्रेन में जाने वाला वो भी। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आए, रिजल्ट मतलब बॉल गई सीधा उसके हाथ में आ गई, अगर जो ट्रेन में जा रहा है उसके भी हाथ में आई, तो ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल। और ट्रेन अगर मुड़ जाती तो बॉल साइड में आ जाती। कभी करना एक्सपेरिमेंट, इमेजिनेशन जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए इमेजिनेशन, एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। अब लाइट के साथ कौन करेगा एक्सपेरिमेंट? तो यहां पर इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं। ये कौन सा? मोमेंटम के हो गए, है ना, रिफ्लेक्शन के हो गए, ये सारे जितने भी न्यूटन के लॉ हैं वो इसी फ्रेम में वैलिड है, इसमें नहीं। क्योंकि दो अगर इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें एक बात अलग कहता है, दूसरा बात अलग कहता है। मान लीजिए कि कोई स्पीड तेजी से जा रही है, ऐसे आते आते कार बहुत ज्यादा मुड़ गई, एक कम मुड़ी है, तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। जैसे कि पानी पीते हैं ना, एक ने फटाफट से तेजी से मोड़ दिया तो पानी जो है साइड में बहुत दूर गिरेगा, और एक ने बहुत धीरे से मोड़ा तो पानी जो है साइड में बहुत पास में गिरेगा। तो ये जो इफेक्ट है कि दो रिजल्ट अलग अलग आए, न्यूटन के लॉ कैसे अलग अलग हो गए भाई? क्या उसके लिए जो धीरे मोड़ता है उसके लिए फिजिक्स अलग है, तो तेज मोड़ता है उसके लिए अलग है? नहीं, फिजिक्स सबके लिए सेम है, लेकिन वो कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। हम किसकी बात करेंगे? इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल की बात हम करेंगे जब आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी पढ़ेंगे पीएचडी में। ठीक, तो अभी हम इसको समझते थे। तो स्यूडो फोर्स का आइडिया लगा ना, ये सिंगल होती है और ये पेयर में आती है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं।